गुड इवनिंग साथियों। आज की क्लास में बाइनोमियल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है? आप लोग एक बार आवाज क्लियर बताएं। और आज की क्लास में आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है। क्लास में जहां पर कोई डाउट बने आप लोग पूछ भी लिया करें, ठीक है? ठीक है, चलिए बाइनोमियल में आज हम शुरू कर रहे हैं। बाइनोमियल का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बहुत से इंपॉर्टेंट और भी लेक्चर होने वाले हैं इसमें, ठीक है? कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप शायद फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे, जो प्रैक्टिस में जिनका नहीं है, जो प्रैक्टिस में है क्या पता वो लोग पढ़ चुके हो पहले। फिर भी देखना सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो भी देखेंगे, ठीक है? चलिए फिलहाल तो कॉमन सी बातें मैं आपको बताता हूँ। क्लास 11th में भी आप बाइनोमियल में सुने हैं कि बाइनोमियल में जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं और मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? बाइनोमियल के एक्सपेंशन में तो ध्यान रखेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। जनरल टर्म क्या है और मिडिल टर्म क्या है? जनरल टर्म क्या है और मिडिल टर्म क्या है? तो अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दे रखा है x प्लस ए होल की पावर n, या फिर इसको आप a प्लस बी होल की पावर n कैसे भी लिख सकते हैं, जिसको जैसे पढ़ने की आदत है वो वैसे लिखे। x प्लस ए होल की पावर n, इसका जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो जो जनरल टर्म होता है, जिसको आप हिंदी में व्यापक पद कहते हैं, जो हिंदी माध्यम के छात्र रहे होंगे वो व्यापक पद कहते हैं और इसे मध्य पद कहते हैं, ठीक है? तो अगर व्यापक पद निकालना है तो व्यापक पद को टी आर प्लस वन से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी आर प्लस वन निकालने का फॉर्मूला होता है एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर इंटू ए टू दी पावर आर। ये व्यापक पद को निकालने का फॉर्मूला होता है। एक्चुअली मैंने इससे पहले फॉर्मूले में पहली वाली क्लास में बताया था, इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो आगे से सिग्मा आता है, सिग्मा को हटाएंगे तो ये जो बचा हुआ है यही जनरल टर्म है, ठीक है? और जिसको ऐसे इस फॉर्मूले को पढ़ने की आदत है वो इसको ऐसे लिख लेंगे, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, एक्स की जगह ए का इस्तेमाल करेंगे और ए की जगह बी का, ए टू दी पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ठीक है? ये व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अगर कई इसके बाद जब माइनस का फॉर्मूला पढ़ते हैं, कई लोग माइनस के फॉर्मूले को अलग से याद कर लेते हैं। अगर आपको माइनस का फॉर्मूला याद रखना है तो अगर आप फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना चाहते तो आप इसको इसी के क्रम में भी याद रख सकते हैं, ठीक है? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस ए कर दिया यहाँ पे होल की पावर एन कर दो, तो जो जनरल टर्म बनेगा टी आर प्लस वन कैसे लिखेंगे, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, जहां पर ए था ना उस ए की जगह माइनस ए लिख दो, माइनस ए टू दी पावर आर, ठीक है? बात समझ में आई? यानी माइनस की पावर आर पे कॉमन लेके आगे से आप लिखते हैं, उसे आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। और या फिर अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस बी की पावर आर कर देंगे। तो एक्स प्लस ए होल की पावर एन के एक्सपेंशन में जब आप जनरल टर्म लिख रहे हैं तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला है जनरल टर्म लिखने का, ठीक है? इस जनरल टर्म की मदद से अब हम मिडिल टर्म को देखते हैं कि मिडिल टर्म कैसे लिखते हैं और क्या मिडिल टर्म होता क्या है ये देखते हैं। तो ये व्यापक पद को निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। कोई भी पद अगर निकालना है, कोई जनरल टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है? यहीं पर एक छोटा सा चलिए एग्जांपल्स भी आपके को दे देता हूं। अगर जैसे सपोज के लिए आपसे कहा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, ऐसे लिख दिया होल टू दी पावर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिख दो होल टू दी पावर सिक्स, इसका जनरल टर्म लिखो, इसका जनरल टर्म लिखो यानी व्यापक पद। तो जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन होगा, एन सी आर सिक्स सी आर, फिर क्या लिखा ए की जगह एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर इंटू बी, बी की जगह क्या है माइनस वाई है ना, इसकी पावर आर, यानी ये क्या होगा सिक्स सी आर एक्स की पावर
12 माइनस 2r इंटू वाई की पावर r। अब माइनस की पावर r है तो उसे आप आगे से लिख देंगे -1 की पावर r, यानी अलग से माइनस वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ये इसका व्यापक पद है। जब जब आपको r पता होता है, अगर आप इसी में आपसे कह दिया जाए इसके एक्सपेंशन में इसका 5th पद निकालो, T5 निकालो, यानी क्या निकालो, T5 पांचवा पद निकालिए, फिफ्थ टर्म निकालिए, तो T5 को आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा होगा ना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की वजह से। चलिए, फिफ्थ अगर टर्म निकालना है यानी पांचवा पद निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ही जनरल टर्म का यूज करते हैं। जनरल टर्म का यूज ही यही है, कोई भी आपको टर्म ढूंढना है तो आप व्यापक पद की मदद से निकालेंगे, यानी जनरल टर्म की मदद से निकालेंगे। तो T5 है तो सबसे पहले किसी भी टर्म को निकालने के लिए ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी, इस रूप में लिखना होगा r+1। 5 है तो आप इसे क्या लिखेंगे, 4+1 लिखेंगे। तो जो r है वो r का काम इस समय 4 करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, NCR, देखो 6CR, r की जगह 4 है, आ गया ना। x की पावर क्या था, ये यानी जो पहला टर्म था उसकी पावर n-r, पहला टर्म ये था, इसकी पावर 6-r, r की जगह 4 लिख दिया, इंटू b की जगह क्या है, -y हो रहा है इसमें, ठीक है। तो -y की पावर r बोले तो कितना है, 4 है, तो ये आ गया, जनरल टर्म आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 6c4, x की पावर 12 माइनस, और क्या हो गया, चलिए 6-4 2 हो गया, और माइनस की पावर 4 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y की पावर 4। आंसर आ गया, ये है आपका जनरल टर्म। इसको सॉल्व करेंगे, एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आंसर आ गया। तो ये जनरल टर्म ऐसे ढूंढा जा रहा है, जनरल टर्म की मदद से कोई भी टर्म ढूंढा जा रहा है, जैसे फिफ्थ टर्म ढूंढना है इसके एक्सपेंशन में, तो ये, ठीक है। चलिए, तो जनरल टर्म का क्या रोल है वो बताया, जनरल टर्म की मदद से कोई भी टर्म ढूंढा जा सकता है, ठीक है। उस सीरीज का, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई भी टर्म ढूंढा जा सकता है। अब बात बात आती है ऐसी जनरल टर्म किसमें, 1+x होल की पावर n का जनरल टर्म, यानी जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1+x होल टू द पावर n। 1+x होल की पावर n अगर दिया हो, या 1-x होल की पावर n दिया है, तो जनरल टर्म होता है वही Tr+1 बराबर होता है NCR x टू द पावर r। और अगर 1-x टू द पावर n दे दिया है तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, उसी की मदद से दोनों याद रखें। क्या लिखेंगे, Tr+1 NCR, x की जगह क्या आ गया, -x की पावर r, जो माइनस की पावर r आप ऊपर से करेंगे वो अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही फॉर्मूला याद करें, उसका नेगेटिव अगर लिखा हो यहाँ पे तो अपने आप ही वो फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ठीक है। NCR -x की पावर r, तो ये इस 1+x की पावर n के एक्सपेंशन का जनरल टर्म ढूंढेंगे, तो ये है, ठीक है, जनरल टर्म। चलो, अब यही से बारी आती है मिडिल टर्म। मध्य पद क्या होते हैं, अब मिडिल टर्म, इन एक्सपेंशन ऑफ, मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x+a होल टू द पावर n, x+a होल टू द पावर n। अगर x+a होल की पावर n करते हैं तो इसके प्रसार में मध्य पद क्या होगा। तो देखिए, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकालना है तो ये दो बातों पे निर्भर करता है। पहला केस है, पहली कंडीशन है कि अगर जो n है वो इवन है तो क्या होगा, n अगर सम संख्या है तो क्या होगा, तो एक्चुअली क्या होता है, n जब सम संख्या होगी ना, या फिर इवन नंबर होगा तो खोलने से नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो ऑड आएंगे। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म आते हैं तो वहां बीच में एक ही टर्म होता है, तो देन ओनली वन मिडिल टर्म, only one मिडिल टर्म एग्जिस्ट। तो ऐसे में केवल एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होता है, n/2 प्लस विच इज n/2 प्लस 1th टर्म। तो कौन सा पद होगा, वो n/2 प्लस 1th टर्म होगा। तो n/2 में n/2 कैलकुलेट करो प्लस 1th टर्म कर दो, वो मध्य पद होगा, ठीक है।
इसी में अगर n ऑड हो जाए, केस नंबर 2, अगर ये जो n है ये ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, यानी n अगर कोई विषम संख्या है, n is odd number, then there are two middle term. Then there are two middle terms, two middle terms exist. तो यहाँ टू मिडिल टर्म्स ऐसे लिख लो, देन देयर आर टू मिडिल टर्म्स। अगर n ऑड नंबर है तो ऐसी सिचुएशन में दो मध्य पद होते हैं, दो मतलब n अगर विषम संख्या है तो दो मिडिल टर्म होते हैं, ठीक है ना। n अगर ऑड नंबर है तो देन देयर आर टू मिडिल टर्म्स। और वो कौन कौन से होते हैं, विचार। पहला होता है n+1/2th टर्म, एक ये वाला पद होता है, और दूसरा होता है एंड n+3/2th टर्म। ये दो मिडिल टर्म होता है। एक n+1 जो भी पावर होगी उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वो वाला टर्म जो होगा, और एक n+3/2th टर्म, यानी ऐसे दो मध्य पद होते हैं। अगर पावर में जो n है वो एक विषम संख्या, विषम संख्या हो, तो ऐसी सिचुएशन में, यानी ऑड नंबर है तो ऐसी सिचुएशन में दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट करते हैं, विच आर n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म। देयर आर टू मिडिल टर्म्स which are n+1/2th and n+3/2th terms, ठीक है। तो ये चीजें, तो ये कैसे मध्य पद और की बात कर रहे थे उसको आप समझे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं इसमें एक क्वेश्चन भी अगर बाय द वे बोल दूं, ठीक है, मिडिल टर्म निकालने वाला, तो बात भी समझ में आएगी आपकी। देखो अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं उसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 9x minus 1/3 होल टू द पावर 18 इन एक्सपेंशन ऑफ 9x minus 1/3 होल टू द पावर 18। इसको खोलेंगे तो इसके एक्सपेंशन में जो बीच में जो टर्म होगा वो क्या होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। इसके एक्सपेंशन का मिडिल टर्म क्या होगा ये आपने बताना है, मिडिल टर्म बताना है। क्लियर हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, लिखा गया है 9x minus 1/3 होल टू द पावर 18, और आपने यहां पे मिडिल टर्म बताना है। तो चलिए क्या करेंगे मिडिल टर्म बताने के लिए, यहां पर देखो n कितना है जी, 18 है, जो क्या है एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो कितने मिडिल टर्म होंगे, ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म, एक ही मध्य पद होगा अब, और वो कौन सा होता है, विच इज n/2 प्लस 1th टर्म, यानी n 18/2 9 प्लस 1, देखो 18/2 9 प्लस 1 10th टर्म, कौन सा पद होगा वो 10th टर्म होगा, समझ गए। अब आपको इसका 10वां पद यानी 10th टर्म निकालना है, वही इसका मध्य पद है, ठीक है, वही इसका मिडिल टर्म है। तो इसलिए t10 बराबर कैसे निकालेंगे, किसी भी टर्म को निकालने के लिए r+1 के फॉर्म में लिखना होता है। t10 का मतलब होगा tn9 प्लस 1। इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, NCR। देखो जनरल, अब यहां पर इसको कैलकुलेट करना है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म देखो tr+1 इक्वल टू NCR। अगर ये x है ये a है तो x की पावर n माइनस r, a की पावर r, ठीक है, ये फॉर्मूला है, राइट। तो क्या करेंगे, NCR, n बोले तो 18, CR, r की जगह 9 है, इंटू x, x की जगह क्या है 9x है, इसकी पावर कितनी है n माइनस r, 18 माइनस 9 इंटू b, सॉरी a की जगह पर कितना है, अगर x प्लस a के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो जहां पर a आ रहा है उसकी जगह माइनस 1/3 √x होल टू द पावर r, r की जगह पे
9 है। तो ये आ रहा है इसका मिडिल टर्म। आप इसको थोड़ा जितना हो सकता है, इसको जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जैसा ऑप्शन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। तो ये मिडिल टर्म निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, आप कैसे निकाल रहे हैं करके, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18C9 ऐसे लिखिए, 9 की पावर 18 माइनस 9, 9 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस 1 की पावर 9, तो ठीक है माइनस का 1 रहेगा, अपॉन 3 की पावर 9 इंटू एक्स की पावर, ये अंडर एक्स है और 9 है तो 9/2 होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये आएगा 18C9 माइनस का ये 9 की पावर 9, 3 की पावर 9, 9/3 होल की पावर 9 इंटू कितना बचा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x की पावर 9/2, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा माइनस 18C9 इंटू 3 की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 9/2, ये इसका मिडिल टर्म आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए अगर एग्जाम में ऑप्शन फैक्टोरियल में रहेंगे तो आप एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे 3 की पावर 9 को 3 इंटू 3 इंटू करके लिख के सॉल्व कर ले जाएंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में नहीं रहे, मतलब जनरल तरीका सॉल्व करने का ये है मेथड, ठीक है। तो मिडिल टर्म का पता चला होगा आपको, और कैसे एक्सपेंशन लिख रहे हैं ये भी पता चला होगा, ठीक है। चलिए तो यहीं पर एक बात और बता रहे हैं आपको, किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं ये पता चला आपको। फिर इसके बाद आता है कि अगर किसी बाइनोमियल के लास्ट से कोई नंबर अगर पूछा जाता है तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं, अगला टॉपिक है, इसमें मतलब एक फॉर्मूला आएगा, टॉपिक तो नहीं है फॉर्मूला है। देखिए rth नंबर का टर्म निकालना है, लिखो rth टर्म rth टर्म फ्रॉम द एंड, कहां से, अंत से, फ्रॉम द एंड इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए होल टू दी पावर n, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए होल टू दी पावर n। यानी क्या करना, rth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी अंत से जब इसको खोलेंगे तो इसमें n+1 नंबर आएंगे, वहां से इधर को rth नंबर पे कौन सा टर्म आएगा अगर निकालना है तो क्या क्या कैसे निकालोगे। लास्ट से अगर काउंट करने की बारी आए तो आपने इस सिचुएशन में TRICK यूज करनी है। क्या है ट्रिक, क्या है, जो लास्ट से अगर rth नंबर का टर्म निकालना है तो स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होता है, ये देखो, इसका मतलब होगा कि n-r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से n-r प्लस 2th नंबर का। अगर जैसे आपसे कहा जाए, कहीं पर लिखा है 3x प्लस वाई होल की पावर 100, इसके एक्सपेंशन में लास्ट से 60th टर्म बताओ, 60th टर्म, तो क्या करोगे, स्टार्टिंग से कौन सा होगा, वो स्टार्टिंग से 100 माइनस 60 प्लस 2th टर्म, यानी कि 40 प्लस 2 यानी 42th टर्म। जो स्टार्टिंग से 42th नंबर में आएगा वो लास्ट से 60th नंबर पर होगा, यहां पे ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और इसको अगर कैलकुलेट करना पड़े तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला है 41 प्लस 1 r प्लस 1, जनरल टर्म की मदद से आप इसको खोलेंगे, NCR 100CR इंटू x, पहला टर्म जो है उसकी पावर, पहले टर्म की पावर 100 n माइनस r यानी 100 माइनस 41 इंटू दूसरा टर्म जो है उसकी पावर r y की पावर 41। तो सॉल्व करेंगे 100C41 इंटू 3 क्या है 3 की पावर, इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 3 की पावर 59 इंटू एक्स की पावर 59 इंटू वाई की पावर 41। ये है लास्ट से जब गिनना शुरू करोगे तो आने वाला 60th टर्म लास्ट से, यानी स्टार्टिंग से 42th नंबर पर आएगा लेकिन लास्ट से 60th नंबर पर आएगा, ये है वो टर्म, ठीक है। तो ये बाइनोमियल का एक बेसिक सा आज का जो लेक्चर था वो बता रखा है।
अब आप इसमें कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको, उनका मिडिल टर्म और इससे रिलेटेड बातें नहीं होंगी, जनरल टर्म या मिडिल टर्म से रिलेटेड बातें नहीं होंगी, कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में नई बातें आपके पास निकल के आएंगी, उन सारी चीजों को आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे, वहीं पर क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने के लिए कहीं कहीं पर अगर कॉन्सेप्ट जनरल टर्म और मिडिल टर्म लगेंगे तो आप इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो लिखिए। अब यहां पर से लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको जो फॉर्मूला लगेगा वो बता दूंगा। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल टू दी पावर n, जहां n जो है एक नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। पहला ऑप्शन आपके पास है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 6, थर्ड ऑप्शन है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 6, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, अगर जब भी दो से ज्यादा टर्म दे दिया और इस तरह की पावर बना दी, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला जो है वो यूज करना होगा। इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो फॉर्मूला होगा क्या, कितनी है पावर n प्लस कितने टर्म है, एक दो तीन चार, चार टर्म है, n प्लस 4 माइनस 1 सी, n प्लस टोटल टर्म गिन लो, 1 2 3 4, चार टर्म, जितने भी टर्म है n में से उतना ही माइनस करना हुआ, n में से चार टर्म है तो चार माइनस करना हो, सॉरी n प्लस n, जितने टर्म है n में से उतना ही प्लस करके माइनस 1 माइनस करना हुआ, जो मैंने लिखा है भाई, पावर n है तो 1 2 3 4 है तो n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ठीक है। ये मतलब अगर यहां अंदर जितने, इसको ये भी कह सकते हैं n प्लस के, एक फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो -1 सी के -1, के क्या चीज है, के है नंबर ऑफ टर्म्स, कहां है के, सॉरी कौन से नंबर ऑफ टर्म्स, जो अंदर आए हैं ब्रैकेट के अंदर है, नंबर ऑफ टर्म्स यूज्ड इन इनसाइड ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ठीक है। ये इस तरह के आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए, तो क्या है n प्लस 4 माइनस 1 3 सी 4 माइनस 1 3, इसको सॉल्व करेंगे, इनमें से जो भी है मैच करेगा वो आंसर आपको पता चल जाएगा, n प्लस 3 सी 3। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जितनी पावर है यहां 1 2 3 4 है तो n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, यानी जितने ये टर्म थे उससे एक कम करना है यहां पे, ठीक है। या जितने भी यहां अंदर यूज हो रहे हैं उनमें से एक कम करके यहां n में जोड़ देना है, और जितना आ रहा उतना ही नीचे C3 लिख देना है, और सॉल्व कर लेंगे। चलो कितना बनेगा आंसर, n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो NCR का फॉर्मूला यूज हो रहा है, जान रहे होंगे, n प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो n प्लस 3 को जब आप नीचे की ओर खोलोगे तो क्या आएगा, n प्लस 3 आएगा, इससे छोटा n प्लस 2 आएगा, इससे छोटा n प्लस 1 आएगा, इससे छोटा n आएगा, तो यहां पर n फैक्टोरियल पे छोड़ दो क्योंकि नीचे भी n फैक्टोरियल है तो ये कट जाएगा इंटू 6, ठीक है। तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 6, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जाएगा। समझ गए होंगे बात को। चलिए ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आपने कैसे सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच 200 CR इज द ग्रेटेस्ट। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच 200 CR इज ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन है, आर का ऐसा मान क्या होगा जिसके लिए 200 CR जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, यानी 200 CR की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। वैल्यू ऑफ आर फॉर विच 200 CR इज ग्रेटेस्ट। समझ रहे ना, आर की ऐसी वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये अपना सबसे बड़ा मान देगा। तो TRIC के क्या यूज होती है आपको बता रखा है मैंने भाई। NCR की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, NC n/2 होती है, मालूम है ना, NC n/2 होती है। कब, वह इफ n इज इवन नंबर, ठीक है। n अगर इवन नंबर है तो NC n/2, और n अगर ऑड है तो NC n+1/2 या फिर NC n-1/2 ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाती है। तो n इवन नंबर है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, इवन है तो क्या हो जाएगा 200/2 यानी 100। तो आपसे r पूछ रहा है तो r की जगह सही जवाब होगा 100। बहुत ही छोटा सा स्मूथ सा क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला पता होगा वही इसको करेगा, जिसे फॉर्मूला पता नहीं होगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आंसर r की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, ठीक है। चलिए, यहां पर फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस कर दिया टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो है अभी जो बोल रहा हूं आपको, जिसे नहीं पता है वो क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले वगैरह नोट भी करते रहें। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, जो जिनको आपको बार बार जब आप पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में बहुत हेल्प मदद करते हैं शॉर्ट नोट्स। यानी कि एग्जाम से पहले आपको कुछ नहीं करना होता है, 1-2 दिन पहले आपको केवल जो शॉर्ट नोट्स यानी जो आपने बनाए होते हैं एक बार उनका रिवाइज कर लें, फटाफट उनको उनकी थ्योरी पढ़ लें, ट्रिक पढ़ लें, तो ट्रिक माइंड में फिर बनी रहती हैं। इसलिए शॉर्ट नोट्स अपने साथ साथ बनाने की कोशिश भी करें अपनी नोटबुक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। एक ऐसी अगला सवाल अब आ रहा है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, सबसे बड़ा कोफिशिएंट बताना है इन एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड, चलो एक और लिखते हैं w होल टू द पावर 15। भाई आप इसको खोलेंगे तो जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे, जनरली 15 + 4 है, 15 + 4 - 1 यानी 15 + 4 19 - 1 18 सी। देखो 18, ये कितने टर्म आएंगे, 15 + 4 - 1 सी 4 - 1, इतने टर्म होंगे इसको खोलने से, यानी 19C3। इसको खोलोगे इसकी जो वैल्यू आएगी इसके एक्सपेंशन में उतने ही टर्म होंगे। लेकिन उस टर्म में कोई ऐसा भी तो नंबर होगा जिसमें किसी का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। वही सवाल पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा इन एक्सपेंशन ऑफ x + y + z + w होल टू द पावर 15। इस पूरे के एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो क्या है, ठीक है। देखिए ये कंपटीशन के हिसाब से सवाल दे रहे हो आपको, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ, तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, क्या मामला है, अगर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर निकालना है तो चलिए यहीं पर मैं इस टॉपिक को आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर एक इसमें जो इसके लिए जो ट्रिक यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, देखिए अगर एक मैं लिख दे रहा हूं जनरली, सपोज के लिए बहुत सारे नंबर लिख दिए मैंने, x1 + x2 + x3 + so on xm, इतने नंबर है, 1 से लेके m तक के नंबर है, इसकी पावर n है। भाई यहां 4 नंबर है, इधर m हो गए, ठीक है। फॉर्मूला जनरल एक फॉर्मूला दे रहा है, इसकी पावर n है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है
इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे लिखो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इज n फैक्टोरियल, जो पावर लिख रहे हैं n फैक्टोरियल होल अपॉन q फैक्टोरियल की पावर m माइनस r इंटू q प्लस 1 का फैक्टोरियल होल की पावर r। अब आपके बात समझ में ये नहीं आ रही होगी कि आखिर q और q कहां से आ गया भाई, r कहां से आ गया, m तो दिख रहा है, n भी दिख रहा है, q और r कहां से आ गए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल फॉर्मूला समझो पहले। अगर x1 x2 x3 एक से लेके m तक नंबर ऑफ टर्म है, उसकी पावर n है, तो जब इसको खोलेंगे जितने भी टर्म आएंगे उनमें सबसे बड़ा कोफिशिएंट गुणांक, सबसे बड़े टर्म का गुणांक क्या है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल की पावर m माइनस r इंटू q प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर r। q प्लस 1 का जो फैक्टोरियल आएगा होल की पावर r है। तो चलिए बात करते हैं m क्या है, और सॉरी m क्या है, n क्या है, q क्या है, r क्या है। n आपको दिख रहा होगा पावर है, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, n क्या चीज है, पावर है, m क्या है, टोटल टर्म है जी, टोटल टर्म्स है। अच्छा q क्या है, बात है कि इसमें q और r क्या है, तो यहां पर ये जो q और r होते हैं ये कोशेंट और रिमाइंडर होते हैं जब आप n को m से डिवाइड करते हैं। यहां पर लिखना है q एंड r भाई देखो कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट एंड रिमाइंडर when n is divided by m। आप समझ पाए क्यू और आर के बारे, क्यू क्या है, आर क्या है, मतलब ये जब n को m से भागा दोगे तो जो भागफल और शेषफल आएंगे वो q और r हैं। q का मतलब भागफल, r का मतलब शेषफल, जो हिंदी माध्यम के छात्र रहे हैं। ठीक है, q का मतलब क्वेश्चन, r का मतलब रिमाइंडर, व्हेन n इज डिवाइडेड बाई m, जब n को m से डिवाइड करेंगे तो q और r जो है वो क्वेश्चन और रिमाइंडर है। तो ये है फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला आपको मैंने टॉपिक समझा दिया क्वेश्चन को लेके कि कैसे आप कोफिशिएंट निकालते हैं ग्रेटेस्ट टर्म का किसी एक्सपेंशन में। तो चलिए ठीक है, अब आपको इसके एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो बताइए आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब इसके अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का क्यूब। दूसरा ऑप्शन है 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल। तीसरा ऑप्शन है 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और का होल स्क्वायर। और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से अब आपने ये फॉर्मूला आपके सामने है, खुद सभी लोग ट्राई लगाएं, फॉर्मूला करें, क्वेश्चन करें, आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, और मदद की जरूरत है तो खुद ही सॉल्व भी करते हैं। अब देखो, अब क्या है, n की जगह क्या है 15, m की जगह कितने टर्म है आपके पास, 1 2 3 4, काउंटिंग आती है ना 1, उसके बाद 2, फिर क्या आता है 3 आता है ना, फिर 4। चलिए डिवाइड करो 4 से 15 को, कितना बनेगा जी, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा जी 3 आया। तो q का मान कितना है 3 है, रिमाइंडर भी कितना है 3 है, तो q भी 3 है, r भी 3 है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखो n फैक्टोरियल यानी 15 फैक्टोरियल अपॉन q का मतलब कोसेंट 3 फैक्टोरियल की पावर m माइनस r। बोले m क्या है 4 है, r क्या है 3 है, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई q प्लस 1, q कितना है जी 3, 3 में 1 जोड़ दिया 4,
फैक्टोरियल की पावर आर, आर बोले तो 3, तो देखो कौन सा आंसर है, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 इंटू 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब। अब तो बात समझ में आ गई, कौन सा है जी, पहला ही है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होल की पावर 3। चलिए मिटा देते हैं टॉपिक को, बात तो समझ में आई गई होगी। चलिए अगला, इसमें फिर एक क्वेश्चन रहेगा, देखो द ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली इन एक्सपेंशन ऑफ, देखो अगला एक क्वेश्चन है, फिर नई बात है, ग्रेटेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट टर्म क्या लिख दिया, न्यूमेरिकली, कुछ तो मतलब होगा ना, कुछ तो खास कहना चाह रहा होगा। पूछता है ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो क्या बोलते रहते हैं बीच में, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इधर उधर फैलाएं, दोस्तों को बांटें, ज्ञान का प्रसाद सभी को दें। चले, ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x होल की पावर 9 व्हेन x इक्वल्स टू 3/2। व्हेन x इक्वल्स टू 3/2 क्या लिख दिया है, इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म बताना है इन एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x होल की पावर 9 व्हेन x इक्वल्स टू 3/2। अगर x की वैल्यू 3/2 करें तो इसको खोलने पे जो सबसे बड़ा टर्म होगा न्यूमेरिकली यानी नंबर में, वो क्या होगा, कह रहा है न्यूमेरिकली यानी नंबर के टर्म में सबसे बड़ा कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे तो आप इसमें चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्टकट में मामला आपको बता रहा हूं, इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, शॉर्टकट ट्रिक है वो भी शॉर्टकट। देखिए क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड स्मॉल आर, आर निकालो, और आर को निकालने के लिए हम फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, आर को निकालने के लिए आपने यूज करना है mod ऑफ x इंटू n+1 अपॉन x+1। भैया ये ट्रिक है, आप अभी आपको बताऊंगा आर क्या है, इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, लेकिन किस में, इन कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट आर, कैलकुलेट आर, और ये कब कैलकुलेट करेंगे, इफ द एक्सपेंशन इज, कंडीशन है इसके लिए, if the expansion is in form of 1 + x होल की पावर n। यानी पहले इस एक्सपेंशन को इस फॉर्म में लिखो, जब इस फॉर्म में लिखोगे तब जाके r कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको x और n दिख रहे हैं, ये x यहां से उठाओगे, n पावर है। ठीक है, ये करोगे, ठीक छो महाराज। अब जब r कैलकुलेट करोगे तो यहां से r की वैल्यू क्या आती है, या तो इंटीजर, देखो अब r की वैल्यू क्या आएगी, या तो कोई इंटीजर आएगा या फिर इंटीजर नहीं आएगा कोई, मतलब या तो r बिलोंग करेगा, अब यहां से दो, या तो r इंटीजर होगा या फिर r नॉट इन इंटीजर, नॉट बिलोंग इन इंटीजर। इंटीजर मतलब पूरा पूरा नंबर नहीं है, दो चीजें आएंगी, r के मान या तो इंटीजर आएगा कोई पूरा पूरा नंबर, या इंटीजर नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को। अब अगर यहां पे
आर अगर इंटीजर आ जाए सबसे पहले, इफ आर इज इंटीजर, इस बात को ध्यान में रखना है जो मैं ट्रिक बता रहा हूं अभी, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आर इंटीजर है, अगर आर इंटीजर बन जाए तो देन टी आर निकाल दो, जो टी आर आएगा एंड टी आर प्लस वन, मतलब टी आर निकाल दो या फिर टी आर प्लस वन निकाल दो, ये दोनों इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, टी आर की जो वैल्यू आ जाएगी, समझ गए, दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं। इफ आर इज इंटीजर देन टी आर यानी आर्थ टर्म या आर प्लस वंथ टर्म कोई भी निकाल दो, दोनों यहां पर इक्वल होते हैं और दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं। ठीक है, बोथ आर इक्वल एंड ग्रेटेस्ट टर्म, एंड आर ग्रेटेस्ट टर्म, दोनों बराबर है और ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है, और सवाल है अगर आर इंटीजर नहीं है, दूसरा केस, इफ आर इज नॉट इंटीजर, सेकंड केस, इफ आर इज नॉट इंटीजर, देन टी, अब देखो क्या लिख रहा हूं यहां पर, इंटीजर, ये जो भी आर की वैल्यू आ रही वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन, प्लस वंथ टर्म, समझ गए ना, टी आर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आर प्लस वंथ टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म। चलो ये दो पॉइंट मैंने आपको बताए, इन्हीं पर पूरा गेम अब छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए काम करते हैं। ये तो मैंने इस टॉपिक पे, ये क्वेश्चन पे एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाया, समझाने की कोशिश करी। अब इसी टॉपिक के साथ इस सवाल को इधर अप्लाई करते हैं तो हर एक के समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। चलो अब क्या है, चलिए क्या लिखा है सबसे पहले कि ये एक्सपेंशन जो है 1 प्लस एक्स की पावर एन की फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो भैया देखो 2 प्लस 3x होल की पावर n, एक काम करते हैं यहां से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस 3/2x होल की पावर 9, इसकी पावर 9 तो इसकी पावर भी 9। अब बन गया ना 1 प्लस x की पावर n, बन गया इसकी फॉर्म में 1 प्लस x की पावर n। अब x की वैल्यू क्या है? 3/2, तो इसमें x की जगह भाई वैल्यू डाल दो, ये तो इस वैल्यू पर कह रहा है ना इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो क्या आएगा 2 की पावर 9 1 प्लस 3/2 3/2 यानी 9/4 होल की पावर 9। ठीक है, चलो अब इसका ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले r निकालो। क्या निकालो? r की वैल्यू है मॉड ऑफ x, x देख रहे हैं क्या है 9/4। चलिए n प्लस 1, n कितना था 9, 9 प्लस 1 10, ठीक हो गया, होल अपॉन x प्लस 1 9/4 प्लस 1, सॉल्व करो कितना आएगा? ठीक है, ऊपर कितना हो गया r इक्वल टू, ऊपर हो गया 90/4 और नीचे 4 on 4 9 प्लस 4 13/4, तो इंटू 4/13 करेंगे, 4 से 4 कटेगा, 13 6 जा 78, कितना बचा? 12 बच गया, होल 12/13। तो भाई डिवाइड करके देख लिया सबने, इस पूरे को डिवाइड किया, कितना आया? अब ये जो आया वैल्यू आई ना, ये पूरा पूरा नंबर नहीं आया, डज नॉट बिलोंग इन आर इंटीजर, सॉरी विच डज नॉट बिलोंग इन इंटीजर, जो इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये एक इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट इंटीजर। 6 होल 12/13 आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि अगर आर की वैल्यू इंटीजर आ जाए तो जो आर की वैल्यू आती है तो टी आर निकाल दो, यानी जनरल टर्म निकाल दो, वही सबसे बड़ा टर्म होता है, या फिर टी आर प्लस 1 निकाल दो, सबसे बड़ा टर्म होता है। लेकिन अगर आर इंटीजर नहीं है, आर अगर इंटीजर नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या बताया? फिर आर इंटीजर नहीं है तो आपको क्या ट्रिक बताई? अगर आर इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे? टी, भाई ये जो भी नंबर आया है ना आर के जो भी वैल्यू, इसका महत्तम पूर्णांक निकालो,
तो 6 होल 12/3 का महत्तम पूर्णांक करेंगे तो 6 आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। 6 होल 12/13 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ये क्या है, 6 पॉइंट समथिंग होगा ना, कितना होगा, 13 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे आप, 0 बनेगा। 6.9 अप्रोक्स इतना होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। तो यहां पर क्या लिखा था ना, ये लिखा था मैंने, ऐसे लिखा था TR+1 कैलकुलेट करो, यानी कि T जब आप R ये इस जो भी वैल्यू आई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 6 आया, तो 6 + 1 यानी T7 निकालो। क्या निकालो, T7। T7 जो होगा, T7 ही इसका सब न्यूमेरिकली सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू बताएगा। तो T7 अब कैसे निकालेंगे, चलो T7 मतलब वही TR+1। तो फॉर्मूला आगे से क्या था, 2 की पावर n तो था ही, तो इसके एक्सपेंशन का ये वाला टर्म T7 का मतलब 6 + 1 R+1 निकालना। तो कैसे निकालते हैं, 1 + x की पावर n के एक्सपेंशन में TR+1 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, NCR x⁴ ठीक है। तो क्या आएगा, NCR, बोले n कितना है 9, CR कितना है 6, इंटू x कितना है 9/4, इसकी पावर r की जगह कितना है जी 6 है। इसको सॉल्व कर लो, ये जो भी आएगा वही आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी रहेगी। तो 2 की पावर 9 आप जानते हैं 512 होता है, 9 से 6, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9 - 6 3 फैक्टोरियल इंटू 9 की पावर 6, काट दो 9 9 अपॉन 4 की पावर 6, सॉल्व कर लेना आपका काम है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 9, ये 9 फैक्टोरियल को 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख देना, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये 6 फैक्टोरियल से अपना 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, इंटू यहाँ वाला जो टर्म है, ये पूरा का टर्म एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इस आंसर को कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करोगे तो या फिर इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देना, ये फाइनल आंसर आएगा 7 × 3 की पावर 13/2। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये बनेगा, ठीक है। सभी को 3 की पावर में तोड़ लो तो 3 की पावर 13/2 बनेगा जनरली, ठीक। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अभी कल बाइनोमियल का RF फैक्टर पढ़ाएंगे। RF फैक्टर क्या होता है बाइनोमियल में, मतलब इंटीजर ढूंढने का तरीका बताएंगे बाइनोमियल के अंदर, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर चीजें समझ में आए तो क्लास में बने रहना हुआ, डेली शॉर्ट नोट्स बनाते रहना हुआ, ठीक है। और बाकी ये लेक्चर यूट्यूब में भी पड़ेगा, जहां पर भी समझ में ना आए जो बच्चे वो दोबारा भी इसे देख सकते हैं।